हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मेरे जो और भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर के स्विच केस तक के वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सी है, रूल्स वगैरह हैं, टोकन्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इफ एल्स, स्विच केस, सिंपल प्रोग्रामिंग, इन सब के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप मेरे वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, उन्हें वॉच करिए, उनको समझिए, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं टू क्रिएट अ प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब वो प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सिंटैक्सिस के बारे में, क्या लाइन हमें कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, तो वो उसको भूल जाते हैं। तो गाइज़, इतना तो मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे इन वीडियोस को देखेंगे तो क्वाइट श्योर कि आप प्रोग्राम को लिखना आ जाएगा आपको, और आप किसी प्रोग्राम को आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे लास्ट वीडियोस देखते रहिए, और आज के इस वीडियो में हम लूपिंग की बात करेंगे। लूपिंग कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं, आइट्रेशन क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। द लूप कंस्ट्रक्टर, पहली चीज़ ये बता दूं कि जो लूप वर्ड है, लूप क्या है? लूप का मतलब होता है किसी भी काम को रिपीट करना। व्हेन वी हैव ए टास्क टू रिपीट मैनी टाइम्स इट इज़ कॉल्ड लूप। तो लूपिंग का मतलब होता है कि जो हमारा काम रिपीट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं लूपिंग। लूप कंस्ट्रक्ट क्या होता है? द लूप एंड आइट्रेशन, लूप को हम लोग आइट्रेशन भी कहते हैं। आइट्रेशन मीन्स भी रिपीटिशन होता है। The loop and iteration construct directs a program to perform a set of operations again and again. Again and again का मतलब बार बार, मतलब जो आपका लूप है और जो आइट्रेशन है, मतलब दोनों में से कोई है। कंस्ट्रक्ट डायरेक्ट से प्रोग्राम, वो आपके एक प्रोग्राम को डायरेक्ट करता है टू परफॉर्म ए सेट ऑफ ऑपरेशन, मतलब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अगेन एंड अगेन, बार बार, अंटिल ए गिवन कंडीशन इज अचीव्ड, जब तक कोई भी कंडीशन उसको मिल नहीं जाती है। दिस कंडीशन कॉजेज द टर्मिनेशन ऑफ लूप, यानी जो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन की बात की है कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 1 to 10 तक की काउंटिंग करनी है तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी? 1 से, और एंडिंग कहाँ पर करूँगी? 10 तक। लेकिन जो 1 से लेकर 10 तक के बीच का जो अंतराल है उसको हम कैसे कवर करेंगे? एक एक ऐड करके, यानी 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरीके से हम 1 by 1 उसी नंबर में एक एक को ऐड करके हम अपने टारगेट पे पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली जो लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी काम को रिपीट करना। तो आप अपने प्रोग्राम में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने काम को रिपीट करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेटर होता है, वो कैलकुलेटर आपका जो कैलकुलेशन के लिए काम आता है। जैसे अगर आपको कोई चीज़ काउंट करनी है, नंबरिंग आपने दी, फिर से काउंट करना है, फिर से काउंट करना है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? काम हम उसी काम को बार बार कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट इनपुट के साथ में हमें डिफरेंट आउटपुट भी मिलते हैं। तो आज हम लोग लूप कंस्ट्रक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। लूपिंग का मतलब रिपीट एनी टास्क, किसी भी टास्क को रिपीट करना। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। लूपिंग आपकी 3 तरीके से यूज होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 फॉर लूप, नंबर 2 while loop, and number 3 do while loop. For loop, while loop and do while loop. For loop and while loop को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, और do while को क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अब स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप इज कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप। Why it is called entry control loop?
एंट्री कंट्रोल लूप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इट फर्स्ट चेक द कंडीशन, इट फर्स्ट चेक द कंडीशन, सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, देन आगे बढ़ता है, अगर कंडीशन सही होती है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, देन फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब प्रोसीजर मैंने क्या बताया, रिपीट करने के लिए आपको 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि इट फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, डू वाइल के केस में इसकी जो सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो उसमें वाइल जो स्टेटमेंट होता है वो लास्ट में लिखा होता है। तो क्या होता है कि इसमें वन टाइम आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा ही होगा, वेदर यू कंडीशन इज ट्रू और नॉट। मतलब आपकी कंडीशन चाहे सही हो चाहे ना सही हो, लेकिन वन टाइम एग्जीक्यूशन लूप होता है वेदर यू कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, यानी एक बार आपका स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में कंडीशन को चेक करता है, नेक्स्ट टाइम जब वो कंडीशन चेक करता है अगर वो फॉल्स होती है देन वो उसको टर्मिनेट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 2 में फॉर एंड वाइल में फर्स्ट चेक द कंडीशन देन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड एग्जिट कंट्रोल लूप में वन टाइम स्टेटमेंट आपका प्रिंट होना ही होना है, चाहे कंडीशन सही हो या फिर गलत। क्लियर है? आई थिंक कि जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की इस सेशन में हम लोग फॉर लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में जो भी हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम लोग जो फॉर लूप है उसको डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे, और जो भी गाइस जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको फॉर लूप में कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग इस सेशन में फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप, फॉर लूप इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी वही सेम चीज़ होती है। इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी आपको कहाँ से शुरू करना है, इसकी कंडीशन हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, देन उसको हम बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप में आज हम लोग फॉर लूप जो डिस्कस कर रहे हैं, फॉर लूप में क्या होता है कि इसमें भी ए नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी हम लूपिंग का इस्तेमाल करेंगे उसमें नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट आपके प्रिंट होंगे। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम लोग। सिंटैक्स इसमें हम लोग कई तरीके से फॉर लूप को यूज़ करते हैं, वो सारे सिंटैक्सेस हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, मॉडिफिकेशन, स्टेटमेंट और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद। मॉडिफिकेशन में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का काम क्या होता है कि आपको जो लूप चलाना है, आपको जो भी टास्क रिपीट करना है वो कहाँ से शुरू करना है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइजेशन मीन्स स्टार्टिंग नंबर ऑफ लूप। मतलब आप अपने लूप को कहाँ से शुरू कर रहे हैं, आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है। दूसरा है आपका कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है कि आपको कहाँ तक जाना है, मतलब आपका जो टारगेट है वो क्या है। टारगेट पॉइंट मतलब अगर आपको सपोज 1 से लेकर 10 तक जाना है तो इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, आपका इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन आपका हो जाएगा 1, और जो आपका टारगेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 10, यानी आपको 1 से लेकर 10 तक पहुंचना है। तो कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर कंडीशनल में हम लोग हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं।
मतलब कि यहाँ पे जैसे आपने लगाया कि i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन i का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन का रोल होता है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करते हैं, यानी सोर्स को टारगेट तक पहुँचाने के लिए। जैसे मैंने भी बताया कि जो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक प्रकार से आपका सोर्स का काम कर रहा है। मतलब सोर्स क्या है आपका, कि आपको एक से पहुंचना है। तो सोर्स से और जो मॉडिफिकेशन क्या आता है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, यानी ये आपके टारगेट तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये आपके क्या करता है, टारगेट तक आपको पहुँचाता है, यानी कि ये टारगेट तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मेन काम है कैसे करते हैं, अगर हम इसको ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट 1 to 10 नंबर। एक नॉर्मल सा हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जहाँ पर हम 1 से लेकर 10 तक का नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, हम नॉर्मली इसका केवल जो सिंटैक्स है मैं इसको केवल यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे और जिसमें हम लोग केवल i ले लेते हैं। i नॉर्मली हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब फॉर में देखिए, अब 1 से लेकर 10 तक के हमें नंबर प्रिंट कराने हैं। तो इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 1। स्टार्टिंग क्या कहाँ से शुरू करनी है, 1 से। i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि टारगेट हमारा क्या है, 10 तक पहुँचना है। एंड देन i का इंक्रीमेंट और कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ पर आप लिख देंगे printf %d और यहाँ पर i। कुछ जो भी हमने यहाँ पर देखिए पूरा जो सिंटैक्स को मैंने आपको समझाया है, इसको मैं एक बार फिर से प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊंगी। ये आपके कंप्यूटर पे जो कंपाइलर है वो कैसे काम करता है। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो इसमें इनिशियलाइजेशन है वो केवल एक ही बार होता है। i इज इक्वल टू 1 केवल एक ही बार आपका कंपाइलर रीड करेगा। यानी सबसे पहला काम क्या होगा, i इज इक्वल टू 1, देन कंडीशन चेक होगी। सेकंड नंबर पे क्या होगा, ये चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू 10 से कम है। अगर कम है तो कंडीशन ट्रू होगी और ये सीधे आपका अंदर जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, i की वैल्यू प्रिंट कर देगा। i की वैल्यू क्या है, 1। जब ये प्रिंट कर देगा तो ये फिर से कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यानी ये क्या करेगा, ये आपका 4th स्टेप है। 4th स्टेप पे क्या करेगा, i का इंक्रीमेंट कर देगा। i का इंक्रीमेंट का मतलब i की वैल्यू हो गई 2। इसके बाद अपने 5वें स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगा और 5वें स्टेप पे क्या करेगा, ये फिर से कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को चेक करने के बाद में अब क्या चीज़ चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे जाएगा, %d 2 प्रिंट करेगा। फिर ये ऊपर जाएगा, आपका इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक होगी, 3 प्रिंट करेगा। फिर ये ऊपर जाएगा, 4 कर देगा, देन कंडीशन चेक होगी। यानी ये जो प्रोसीजर है ये वाला, ये आपका कितने स्टेप है, 2 3 4 5 2 3 4 5। ये आपका तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक आपका i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जब तक आपकी i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है तब तक ये आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर 10 की जगह पर 100 भी लिख देंगे तो वो क्या करेगा, 100 टाइम्स तक आपका लूप चलाएगा। क्लियर है। तो इनिशियलाइजेशन केवल एक ही बार होता है और कंडीशन आपकी बार बार चेक होती है। तो फर्स्ट काम क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा, देन कंडीशन चेक होगी, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन सही होगी तो फिर नीचे आएगा और फिर क्या करेगा, स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर ऊपर गया इंक्रीमेंट किया। तो ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा अंटिल द कंडीशन विल बी फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो ये हमारा सिंटैक्स है, ये
चेंज हो सकता है। कहीं कहीं पर कुछ स्टूडेंट्स को जब वो एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो कंपटीशन के हों, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या MCA के बच्चे भी हों, तो उनके लिए भी ये प्रोसीजर है कि यहाँ पर जो फॉर लूप है वो कभी कभी थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। उसके सिंटैक्सेस के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कैसे? कभी कभी देखिए होता क्या है कि जो आपका ये पहला सिंटैक्स है, अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग। कभी कभी इनिशियलाइजेशन जो होता है वो बाहर हो जाता है। इनिशियलाइजेशन फॉर कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। स्टेटमेंट और ये वन। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया बाहर और अंदर क्या हो गया, कंडीशन हो गया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, क्या बतानी है कि फॉर लूप में कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। जैसे कि फॉर लूप में 2 सेमीकोलन मस्ट हैं। 2 सेमीकोलन, पहला कहाँ आता है, इनिशियलाइजेशन के पहले, मतलब इनिशियलाइजेशन के बाद में, और दूसरा आता है कंडीशन के बाद में, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पहले। मतलब कि यहाँ पर 2 सेमीकोलन मस्ट हैं। अगर आप 2 सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, कहीं गलत हो गया है, तो वो हमेशा सिंटैक्स एरर देगा, क्योंकि ये एक सिंटैक्स का पार्ट है। तो कभी कभी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन आपका बाहर हो जाता है, उसके बाद फिर आपके यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। जब आपका इनिशियल पार्ट हट जाता है तो आप क्या कर देते हैं, वहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ मैं बार बार लिख रही हूँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमको 1 से लेकर 10 तक करना है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट होगा 1 से, और जो कंडीशन कहाँ तक चलेगी, 10 तक, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सपोज आप 10 to 1 चलते हैं, तब क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर आप कंडीशन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, वहाँ पर हम डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम वहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे या फिर डिक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हमारे प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि हमको वहाँ पर क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे सिंटैक्स में क्या बताया मैंने, इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया, यहाँ पर फिर सेमीकोलन, कंडीशन लगाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया, स्टेटमेंट लगा दें यहाँ पर। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखती हूँ तो वही एग्जाम्पल देख लेती हूँ। इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 फॉर, और यहाँ पर लगा दीजिए सेमीकोलन, कंडीशन क्या हो जाएगी, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और i का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर printf %d i, और यहाँ पर ये 1। सिंपल है, हमने इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया, प्रोसीजर वैसे ही चलेगा, काम वैसे होगा। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, देन कंडीशन चेक होगी, देन स्टेटमेंट प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, फिर प्रिंटिंग आउटपुट प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन कंडीशन चेक। इस तरीके से प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। क्लियर है? इसके और भी सिंटैक्सेस हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनिशियलाइजेशन बाहर हो गया, सेमीकोलन, कंडीशन, और यहाँ इसे बंद कर दिया, यहाँ आपने स्टेटमेंट दे दिया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पर ये बंद कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि आपने देखिए इनिशियलाइजेशन भी बाहर कर दिया और कंडीशन देखिए केवल इसमें दी है, फॉर लूप में सिर्फ कंडीशन दी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि
कि सिर्फ कंडीशन पार्ट हमारा अंदर रहता है, बाकी इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने इनिशियलाइजेशन दिया, कंडीशन दे दी, जो सेमी कॉलन लगे यहाँ पर, उसका स्टेटमेंट डिक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। जैसे यही अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 फॉर कंडीशन i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, printf परसेंटेज d और यहाँ पर i, और यहाँ पर दे देते हैं i का इंक्रीमेंट। तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब आप ये पूछेंगे कि फॉर लूप में ऐसा क्यों होता है, तो कभी कभी हमें प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कभी कभी इनिशियलाइजेशन नहीं होता है, कभी कभी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फॉर लूप में ये सब चीज़ें मिसिंग कर सकते हैं। मतलब इनिशियलाइजेशन भी मिसिंग कर सकते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट भी मिसिंग कर सकते हैं, लेकिन सेमी कॉलन अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनिशियलाइजेशन बाहर कर दिया, यहाँ पर आप इसे कंडीशन लगाई, यहाँ पर सेमी कॉलन इसके फर्स्ट साइड में, लास्ट साइड में, फिर प्रिंटफ में दे दिया आई, और ये आई का इंक्रीमेंट है। तो इस तरीके से आप इस सिंटैक्सेस को आप प्रोग्रामिंग के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और चीज़ें हैं इसमें, देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, कभी कभी इनिशियलाइजेशन फॉर कंडीशन, और कंडीशन में ही बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ कर दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे और ये बंद कर देंगे। मतलब कि कंडीशन में ही हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, देखते हैं यहाँ पर। इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 फॉर, अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, प्लस प्लस i लेस देन इक्वल्स टू 10। ये देखिए प्लस प्लस i लेस देन इक्वल्स टू 10, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम लिखना चाहें i प्लस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब या तो ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि आपको प्री का यूज़ करना है या पोस्ट का यूज़ करना है, तो इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है कि हम कंडीशन के साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा सकते हैं। मतलब कंडीशन विथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। कंडीशन के साथ में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने ये यूज़ किया है। और फिर वैसे ही प्रिंटफ परसेंटेज d i, और यहाँ पर बंद कर दिया। मतलब आपने यहाँ पर इनिशियल बार दे दिया। अब यहीं पर कंडीशन के साथ ये क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा i में, देन कंडीशन को चेक करेगा। यानी जब इंक्रीमेंट करेगा, i की वैल्यू 1 है लेकिन ये 2 से कंडीशन चेक करेगा, तो इट फर्स्ट चेक द कंडीशन, देन ये 2 से ही प्रिंट करेगा, 1 नहीं प्रिंट करेगा। इस केस में सबसे पहले ये कंडीशन को चेक करेगा, i इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। प्रिंट भी ये 2 ही से ही होगा क्योंकि कंडीशन हम पहले चेक कराएंगे देन इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट करेगा देन कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट देन यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर पहले कंडीशन एंड देन आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। जैसे सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और फिर प्रिंट करेगा और यहाँ पर ये क्लोजिंग करेगा। तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। एक सिचुएशन और होती है आपकी, देखिए मैं आपको, चूँकि फॉर लूप है तो सारी की सारी जो डिटेलिंग पार्ट है, क्योंकि ये जब MCA के बच्चे, BCA के बच्चे, BTech के बच्चे जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनके जो सिंटैक्सेस होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि जब उनके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, अरे ये क्या आ गया। तो चूँकि जब आपने कभी इसको प्रैक्टिकली देखा होगा या इसको करके देखा होगा तभी आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो कभी कभी क्या होता है आपका,
इनिशियलाइजेशन, for condition statement। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो किया ही नहीं है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, स्टेटमेंट में वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर दिया इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 फॉर i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और यहाँ लिखेंगे printf %d i प्लस प्लस, इस तरीके से दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ पर %d में i प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब पहले ही प्रिंट करेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं printf %d प्लस प्लस i। सिचुएशन चेंज है, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को प्रिंट कराना है। लेकिन जो सिंटैक्सेस हैं, सिंटैक्सेस के अकॉर्डिंग हमारे जो आउटपुट में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। कहीं पर 2 to 11 प्रिंट हो सकता है, कहीं पर 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो सकता है, कहीं से 1 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। तो ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ करा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, कहाँ प्री का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। जब हम नॉर्मली स्टार्टिंग जो मैंने नंबर 1 पे मैंने जो सिंटैक्स बताया था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो ही रहा है, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो। वहाँ चाहे आप कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन की बात करेंगे, इसके जो पहले हम लोगों ने कंडीशन में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाया था, अगर हम उस सिचुएशन की बात करेंगे तो हमारे आउटपुट में डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये सारी चीज़ें जो थी जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, एक और थोड़ा सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शायद नंबर 6 है ये। जैसे कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ सपोज इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 है और मैंने सिर्फ यहाँ पर i ले लिया, i ले लीजिए या 1 ले लीजिए या फिर for 1 ले लीजिए, कोई भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा दिया सपोज हेलो। तो ये जो सिचुएशन होती है वो होती है इनफाइनाइट लूप। ये भी सिचुएशन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि ये लगातार आपका चलने वाला लूप है, ये रुकेगा नहीं। इसके लिए आप कंट्रोल C का यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल कुछ लोग ब्रेक का यूज़ भी कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को रोकने के लिए। क्योंकि लूपिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कंडीशन में कुछ फेरबदल कर ली है, कुछ आपने इधर से उधर कर दिया है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। यानी आप केवल आउटपुट स्क्रीन पे ही बने रहेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ तक प्रिंट करेगा। तो उस कंडीशन में आप कंट्रोल C से अपने प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। कभी कभी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि लोगों को अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। तो आप भी एक बार अगर ट्राई करना चाहें तो इसको कर लीजिएगा, लेकिन इसको स्टॉप करना ना भूलें। कंट्रोल C या कंट्रोल ब्रेक का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए। मतलब आउटपुट स्क्रीन से वापस अगर आपको प्रोग्राम में आना है तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं, इसको आप एक बार स्टडी करिएगा, देखिएगा। एक छोटा सा मैं प्रोग्राम ले करके आपको समझा देती हूँ।
कि जैसे कि अगर सपोज़ मुझे कोई भी एक इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, इवन ऑड में तो खैर कंडीशंस आप फॉर लूप में कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इवन ऑड के लिए अगर कंडीशंस लगानी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 50। अब जैसे कि आपको मालूम है कि 1 तो इवन नंबर नहीं होता है, इवन ऑड क्या होते हैं? इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, यानी 1, 3, 5 ये आपके ऑड नंबर होते हैं और 2, 4, 6 ये आपके इवन नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके? जैसे यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पर पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं i, इसके बाद हम CLR SCR, फिर लूप लगाएंगे। तो लूप चूँकि इवन नंबर हमें 2 से अगर शुरू करना है तो 2 से लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ i = 2, i ≤ 50। हमें कहाँ तक जाना है? 50 तक जाना है। अब चूँकि देखिए अगर हम 2 में केवल एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, तो एक में हमारे क्या ऑड नंबर भी आ रहे हैं। अगर हम इसको सिंपल तरीके से प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ पर क्या करें? 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, i + 2। i + 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 2 का इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली printf %d और i और यहाँ पर बंद कर देंगे, get ch लगा देंगे और ये क्लोज कर दिया। तो काम ऐसे ही करेगा। सबसे पहले ये i की वैल्यू को 2 करेगा, कंडीशन चेक होगी, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर आपका i + 2 4 कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर जाएगा, 4 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसी तरीके से ये आपका वर्क करेगा और लास्ट में ये बंद करने के बाद get ch लगाया, यहाँ पर क्लोजिंग आपने बंद कर दी। तो ये आपको एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो हमने आपको फॉर लूप से डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुश द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।